नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2025 में पूछे गए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार हम इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 13 रहेगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, यहाँ से आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी, चाहे आपका आने वाला कोई भी मैथ बेस्ड एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक पंप जो है खाली टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और लीकेज होने के कारण वो टैंक 5 and 1/4 आवर्स में भर रहा है। आपको बताना है कि वो लीक जो है वो भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। अब देखो, यहाँ से आपको फॉर्मूला एक याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से अगर हमने टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन टाइम आ जाएगा। तो 3 फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ से। तो पहले बोला है इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप को मैं ईपी से डिनोट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पंप अकेला जो है टैंक को कितने टाइम में भर सकता है? 3 घंटे में। और इलेक्ट्रिक पंप और लीकेज को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। ये दोनों टैंक को कितने टाइम में भर रहे हैं? 5 and 1/4 आवर्स में। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21/4। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 3 and 21/4। तो इनका एलसीएम क्या होता है? फ्रैक्शंस वाली टर्म्स का एलसीएम कैसे निकालते हो? न्यूमरेटर पार्ट का आप एलसीएम निकालते हो और डिनोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ निकालते हो। 3 और 21 का एलसीएम निकालोगे तो 21 ही आएगा, और 1 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। तो कुल मिला के जो आपका टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आएगा? 21। इसका मतलब टैंक को पूरा भरने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 21 वर्क करना पड़ेगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे टैंक को अगर भरना हो तो हमें टैंक के 21 पार्ट्स भरना पड़ेंगे। आगे हम एफिशिएंसी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रिक पंप और लीकेज इन दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क हमने 21 निकाला और इलेक्ट्रिक पंप टाइम कितना ले रहा है? 3 घंटे। तो 21/3 करोगे तो 7 एफिशिएंसी आ जाएगी इलेक्ट्रिक पंप की। अब इलेक्ट्रिक पंप प्लस लीकेज, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है? 21/4। तो 21/4। तो 21 से 21 तो कट ही जाएगा, 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पंप और लीकेज की जो इकट्ठी एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर हो गया? अभी हमें यहाँ से क्या निकालना है? जो लीकेज वाला पार्ट है ना, उसकी हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो, लीकेज वाले पार्ट की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी अकेले की आ गई 7, इलेक्ट्रिक पंप और लीकेज की एफिशिएंसी इकट्ठी आ गई 4। तो यहाँ से अगर हमें लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी आएगी? तो ये आएगी 4 - 7। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पंप अकेले की एफिशिएंसी 7 है और इलेक्ट्रिक पंप प्लस लीकेज इन दोनों की एफिशिएंसी 4 है। तो अगर हमें ये लीकेज वाले पार्ट की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो क्या आएगी? 4 - 7। तो कितनी आ जाएगी? ये -3। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कि टैंक खाली हो रहा है। बस यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि जो लीकेज है वो भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकती है। तो टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मतलब टोटल वर्क, ये तो हमारे पास है, ये 21 अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी लीकेज की आएगी ना, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने? -3। तो कितना आ जाएगा ये? -7। माइनस का मतलब बता दिया आपको मैंने कि टैंक खाली हो रहा है। तो लीकेज वाला पार्ट जो है वो टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकता है? 7 घंटे में। ऑप्शन बी जो है हमारा सही बन जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे के रखी है। लेंथ 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 75 सेंटीमीटर है, और उस क्यूबॉइड का डायगोनल आपको दे के रखा है। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। अब देखो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो हमारे पास है, हाइट नहीं है। तो हाइट हम कहाँ से निकालेंगे? देखो, डायगोनल आपको दे के रखा है 17√29। अब क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और होल अंडर रूट, और इक्वल टू, यही किसके इक्वल आएगा? 17√29। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लोगे आप बोथ साइड
तो स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट साइड में तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ का स्क्वेयर प्लस ब्रेथ का स्क्वेयर प्लस हाइट का स्क्वेयर आ जाएगा, और राइट साइड में क्या आएगा 17 इंटू 17 289, और 29 के ऊपर से रूट हट जाएगा तो ये 29 आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ आपको 50 दे के रखी है, तो 50 का स्क्वेयर करोगे तो 2500 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा यहाँ पे आपका लेंथ का स्क्वेयर करोगे तो 2500, ब्रेथ कितनी दे के रखी है 75, तो 75 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 5625, प्लस हाइट तो आपको निकालनी है, हाइट का स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे आप 289 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 8381 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये आपके पास 8125 आएगा, वो आपका राइट साइड में चला जाएगा, तो एच स्क्वायर कितना आएगा 8381 माइनस 8125। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये माइनस करोगे तो आपके पास ये 256 आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो हाइट आपको मिल गई कितनी 16 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम निकाल सकते हो आप क्यूबॉइड का, क्या होता है लेंथ 50 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 75 सेंटीमीटर इंटू हाइट 16 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 16 को 5 से करोगे 80, और 75 को 8 से करोगे तो आपके पास 600 आएगा, और साथ में 2 जीरो लग जाएंगी, तो 60,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, आपको उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो अगर हम रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स n माने तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन फॉर्मूला क्या बनता है 360 डिग्री अपॉन n, और यही आपको किसके इक्वल दे के रखा है 30 डिग्री के इक्वल दे के रखा है। बस यहाँ से आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो 30 आपका डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 360 अपॉन 30, तो ये कटेगा कितना आ जाएगा 12, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है वो सही बन जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कोट थीटा आपको 7/8 दे के रखा है, निकालना है कि आपको 8 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या बन जाएगा 8, आगे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस वी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ये ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, ए की जगह 1 है यहाँ पे तो 1 का स्क्वेयर 1 नहीं आएगा, माइनस वी का स्क्वेयर, वी की जगह यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वेयर करोगे तो साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 7 आ जाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, माइनस कोस थीटा का होल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे देख लो 8 इंटू, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है ये कोस स्क्वेयर थीटा, क्यों होता है क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है ना। अब ये कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा ये किसके इक्वल होता है कोट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस जो है वो टैन होता है, और कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है कोट के इक्वल होता है, तो कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा कोट स्क्वेयर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 8/7 इंटू कोट स्क्वेयर थीटा। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू आपको दे के रखी है कितनी 7/8, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/8 का होल स्क्वेयर, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, एक 8 से एक 8 कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका 7/8, ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको वो छोटी संख्या निकालनी है जिसमें से अगर हम 5 घटाएं तो वो संख्या 20, 15, 14 और 22 से डिवाइड हो जाए। देखो पहले तो हम वो छोटी संख्या निकालते हैं जो 20, 15, 14 और 22 से सीधे ही डिवाइड हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 20, 15,
14 और 22, इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें? एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, तभी हमें वो छोटी संख्या मिलेगी जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगी। तो इनका एलसीएम निकाल लो आप। देखो 5 से कर लो पहले, 5 4 द 20, 5 3 द 15, यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब आप 2 से कर लो, 2 2 द 4, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 7 द 14 और 2 11 द 22। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 5 2 द 10, 10 2 द 20, 20 को 3 से करेंगे 60, 60 को 7 से करेंगे तो 420, और 420 को 11 से करेंगे तो 42 को 11 से करेंगे तो 462 आएगा और एक जीरो लग जाएगी। तो इन चारों का एलसीएम क्या जाएगा आपके पास? 4620। अब 4620 वो छोटी संख्या है जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो संख्या निकालनी है आपको जिसमें अगर 5 माइनस करें, तो देखो इस 4620 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो कितना बनेगा? 4625। तो 4625 में फिर आप माइनस करोगे 5, उसके बाद संख्या 20, 15, 14 और 22 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना बनेगा? 4625। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला एक ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग है, वो एक आदमी जो कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेमी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है वो ट्रेन 50 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर लेती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं, आगे की स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ते हैं। तो ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने मीटर पर सेकेंड में स्पीड ली है क्योंकि आंसर हमें सेकेंड में निकालना है। अब क्योंकि ट्रेन और वो आदमी सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो देखो रिलेटिव स्पीड को क्या लिख रहा हूँ मैं? SR। और स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आदमी और ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले लिख ली हमने मीटर पर सेकंड में, माइनस आदमी की स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 से, ये तो आपको पता ही होगा। और इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है वो कितनी है? 250 मीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगा 250 मीटर अपॉन टाइम कितना ले रही है? 50 सेकेंड, तो अपॉन में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में तो 5 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में क्या आएगा? देखो 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा x माइनस 35/18 आ जाएगा और इक्वल टू 5 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है तो माइनस का 35/18 इसको आप ले जाओगे राइट साइड में, ये प्लस का 35/18 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे यहाँ से तो 18 आपका आ जाएगा एलसीएम। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा और 90 प्लस 35 कितना आएगा? 125। ये ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें बोला है एक दूसरी ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और उसकी लेंथ 280 मीटर है और वो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो पहले वाली ट्रेन इस दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? तो देखो यहाँ से फिर से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का सम। तो यहाँ से फिर से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड को मैं फिर से SR लिख रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेन की स्पीड का सम। तो पहली ट्रेन की स्पीड तो हमने निकाल ली है 125/18 प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? ये 28 किलोमीटर पर आवर में दे के रखी है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब देखो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट ट्रेन की लेंथ प्लस सेकंड ट्रेन की लेंथ। तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 250 है, सेकंड की 280 है, दोनों को प्लस करोगे तो 530 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए? 530 मीटर। और टोटल टाइम कितना ले रही हैं वो आपको निकालना है। तो टी की जगह टी आ गया, ठीक है ना। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 140 आ जाएगा
तो कुल मिला के कितना आ गया आपके पास, ये 125/18 प्लस 140/18 और इक्वल टू 530 टाइम हमें निकालना है। तो लेफ्ट साइड में आपका एलसीएम बन जाएगा कितना, 18, न्यूमरेटर में 125 प्लस 140 आएगा, प्लस करोगे तो ये 265 आ जाएगा, इक्वल टू 530/t आ जाएगा। ठीक है, 265 से ये 530 कट जाएगा 2 बार में, टी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 2 कितना आएगा, 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड लगेंगे, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रखी है 12:19। तो आपको उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो निकालना है। तो देखो जो सेविंग होती है ना, सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इस फॉर्मूले से अगर हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे ना तो क्वेश्चंस लेंथी हो जाएगा, तो हमें यहाँ ट्रिक का यूज़ करना है। ट्रिक क्या यूज़ करनी है, हमें निकालना है यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर की रेशो है ना वो हमें लिखनी है ऊपर। तो एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है, 12:19, तो ये ऊपर लिखनी है आपको। उसके बाद इनकम की रेशो लिखनी है आपको, इनकम की रेशो कितनी है, 2:3। और सेविंग कितनी हो रही है, तो सेविंग जो हो रही है वो हो रही है, सीमा की सेविंग हो रही है 15,000, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और दर्शन की सेविंग कितनी हो रही है, 9,000, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस निकालना है। देखो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आएगा, और 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा। तो 38 और 36 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो ये 2 आ गया रेशो में एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में एक्सपेंडिचर निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, ये 15,000 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा, 45,000, और 9,000 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 18,000। इनका डिफरेंस निकाल लेना है आपको। 45,000 और 18,000 कितना डिफरेंस आएगा दोनों में, तो 27,000 का। तो ये 2 रेशो की वैल्यू जो है ना आपके पास वो आ जाएगी 27,000 रुपये। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 13,500 रुपये। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दोनों के एक्सपेंडिचर का सम निकालना है। तो दोनों के एक्सपेंडिचर का सम जो है वो रेशो में कितना है, 12 + 19 31। तो 31 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 13,500, तो 31 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,500 गुना 31। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा ये, तो 135 को 31 से गुना करोगे आप तो ये 4,185 आ जाएगा, और साथ में 2 0 लग जाएंगी, तो 4,18,500 रुपये। तो ये आएगा दोनों के एक्सपेंडिचर का सम। तो ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक वेंडर जो है वो एक ऑरेंज को 44 रुपीज़ में बेच रहा है और उसको बेचने पे 78% का लॉस हो रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉस की बात की है, सबसे पहले लॉस कितने का हो रहा है, 78% का। 78% का मतलब 78/100। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो 100 है वो किसकी रेशो होती है, कॉस्ट प्राइस की। न्यूमरेटर में 78 जो है वो क्या है आपका, लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 - 78, तो 22 जो है आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस रेशो में। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दिया वो आपको, 44 रुपीज़। तो ये 22 रेशो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ₹44। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी, 44/22, 2 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। इसमें बोला कि अगर उसको 78% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको वो ऑरेंज कितने में बेचना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 78% का। तो 78% का मतलब फिर से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 78/100। तो 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस की रेशो। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो आपकी 100 आ गई। न्यूमरेटर में 78 क्या है, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कितना आ गया, 100 + 78, 178। तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी आ गई, 178। तो सेलिंग प्राइस ही तो आपको निकालना है। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 रुपये। तो आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है, 178 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी ये, 2 × 178। तो कितना आ जाएगा ये,
356। तो 78% का प्रॉफिट लेने के लिए उसको एक ऑरेंज कितने में बेचना पड़ेगा? 356 रुपये में। ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये 15,625 जो हैं 1 साल 6 महीने में 19,683 हो जा रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। तो देखो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 15,625 और 1 साल 6 महीने के बाद अमाउंट कितना बन जा रहा है आपका? 19,683 रुपये। ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो है हर 6 महीने के बाद लग रहा है। तो 1 साल 6 महीने मतलब 1.5 साल में इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो निकालने के लिए हमें 15,625 का क्यूब रूट करना पड़ेगा और 19,683 का भी क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब 15,625 का क्यूब रूट क्या होता है? 25 और 19,683 का क्यूब रूट क्या होगा? 27। तो प्रिंसिपल की रेशियो 25 आ गई, अमाउंट की रेशियो 27 आ गई। ठीक है ना। यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो रेशियो में देख लो, अमाउंट 27 है, प्रिंसिपल 25 है। तो 27 माइनस 25 कितना आएगा? 2 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की रेशियो कितनी है? 25 और परसेंटेज में आपको निकालना है इंटू 100। ठीक है। 25 से 100 कटेगा 4 बार और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 8%। ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।